Hello guys, welcome back to this channel. Guys, if you are visiting this channel first time, please make sure to hit the subscribe button and press the bell icon to get notified for each videos. In this video, we are going to talk about IRFC. जी हाँ, IRFC आप अच्छे से जानते होंगे, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड को अभी जल्दी ही कुछ ही दिन पहले इसके स्टॉक की लिस्टिंग हुई है स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, तो आपको अच्छे से पता भी होगा इसके बारे में, मैंने आपको अपडेट किया था। तो आने वाले वीक के लिए एक बहुत बहुत बड़ी खबर है IRFC के होल्डर्स के लिए, और जो नए स्टॉक इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए भी ये खबर बहुत बड़ी हो सकती है। तो IRFC से हम लोग जुड़ी हुई खबर को डिस्कस करें, लेकिन फ्राइडे के दिन की सिचुएशन को एक बार देखना बहुत मैं ज़रूरी समझता हूँ। फ्राइडे को अगर आप देखें तो 25.60 की ओपन प्राइस के बाद 25.55 का लो बनाता है और 26.20 का हाई बनाता है। 52 वीक हाई अगर आप चेक करें तो 26.20 ही है, जो कि फ्राइडे के दिन का फ्रेश रिकॉर्ड हाई बनाया है। 52 वीक लो अगर आप चेक करेंगे तो 23.85 का है। लोअर प्राइस बैंड लगा था 20.30 का और अपर प्राइस बैंड लगा था 30.40 का। 25.70 के ऊपर क्लोजिंग देता है, जो कि 1.38% ऊपर क्लोज होता है अपने प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस के रेस्पेक्ट में, जो कि 25.35 था। अगर आप देखें आज की डेट में मार्केट कैप तो 33,586.06 करोड़ रुपए है, राइट। टोटल अगर आप वॉल्यूम चेक करेंगे NSE के ऊपर तो 56.3 मिलियन, यानी 5,63,18,695। अगर आप देखें तो ये लास्ट के कुछ दिनों में बुलिश ट्रेंड शो कर रहा है, और एक हफ्ते में मात्र इसने 3.63% का रिटर्न दे दिया है ऑलरेडी। BSE के ऊपर आप देखेंगे तो वहाँ पे भी 45,82,007 क्वांटिटीज़ ट्रेड होती हैं, जिसमें से अगर डिलीवरी अगर आप देखेंगे तो 37.53% डिलीवरी। वही NSE का जो डेटा था मैंने आपके साथ अभी बताया, जो आपको 5,63,18,695, जिसमें से 39% क्वांटिटी जो हैं डिलीवरी के लिए उठा ले जाती हैं। ह्यूज क्वांटिटीज़ डिलीवरी पे ली जा रही हैं, तो इससे पता चलता है लोगों को आने वाले कुछ दिनों में एक हमें ऊपर की तरफ मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो आइए कुछ जुड़ी हुई इम्पोर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि क्या उसका इम्पैक्ट पड़ेगा इसके स्टॉक प्राइस को लेकर के आने वाले हफ्ते के लिए। ओके, तो आप यहाँ देख सकते हैं IRFC के अलावा 3 और अदर फर्म्स हैं, जो कंपनीज हैं, जो लगभग तीनों का हम चारों का मिला के देखें तो $2 बिलियन का ये टोटल बॉन्ड जो है सेल करना चाहती हैं। जी हाँ, IRFC की ही मैं बात करूँगा, बाकी 3 की बात नहीं करूँगा। आपसे नाम बता दूँगा लेकिन बाकी 3 की हम बात नहीं करेंगे। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे IRFC के बारे में। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है आपको पता है, IRFC की जब हम लोगों को देखने को मिला था कि जब ये स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट IPO के रूप में आया था तो इसको ओवर सब्सक्राइब किया गया, राइट। तो यहाँ पे अब तो सब लिस्टेड हो चुका है, लेकिन इसके बाद अभी इनको फंड की और ज़्यादा ज़रूरत है। जितना फंड इन्होंने मॉपअप किया है IPO प्रोसेस के ज़रिए, उस फंड को तो अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए यूज़ करेंगे ही करेंगे। इसके अलावा इनको और फंड चाहिए, तो उस फंड को ये बॉन्ड्स के रूप में हो सकता है रेस करें। और ये बहुत ज़्यादा दूर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आने वाला जो नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक हो रहा है शुरू ना, उसी के अंदर ये प्रोसेस कंप्लीट भी होता हुआ आपको दिखेगा। मात्र 2 दिन तक हो सकता है ये प्रोसेस ओपन रहे, जिसमें ये अपने बॉन्ड्स को कुछ सेल करेंगे। और कौन कौन से कितने वो जो बॉन्ड की जो सीरीज़ होंगी, क्या उनका मैच्योरिटी पीरियड होगा, ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। तो पहली बात तो ये है कि ये जो फंड रेजिंग की जो प्लान होगी IRFC के लिए, ये जो इन्वेस्टर्स के रिस्क एपेटाइट बेयरिंग कैपेसिटी को मेजर करेगी। क्यों ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी जो बजट 2022 फिजिकल ईयर बजट 2022 जो इन्होंने रिलीज़ किया है, यानी नेक्स्ट अपकमिंग फिजिकल ईयर के लिए,
उसके अंदर फिस्कल डेफिसिट को इन्होंने रिवील किया था। और फिस्कल डेफिसिट की मैं बात कर रहा हूँ तो आपको पता भी होना चाहिए कि फिस्कल डेफिसिट होता क्या है। फिस्कल डेफिसिट होता है, मान लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास टोटल जो इनकमिंग जो कैपिटल है यानी टैक्स जो रेवेन्यू उसके पास आ रहा है, वो आप मान लीजिए लेफ्ट हैंड में लेकर रखे हो, और जो राइट हैंड है उसका गवर्नमेंट का अपना जो एक्सपेंडिचर है, खर्चा, राइट। तो राइट हैंड की जो वैल्यू है अगर ज़्यादा हो जाती है लेफ़्ट हैंड से, तो डेफिनेटली हम कहेंगे कि एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और आपके पास जो रेवेन्यू है वो कम पड़ रहा है। तो आप एक्सपेंडिचर से रेवेन्यू को जब सब्ट्रैक्ट करोगे, जो डिफरेंस आपको मिलेगा उसको हम फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। फिस्कल डेफिसिट का होना अच्छी बात है कि बुरी बात है, आप बताइए। बुरी बात है। फिस्कल डेफिसिट का होना ये बताता है कि आपका खर्चा ज़्यादा है और आमदनी कम है। 2 रुपये जेब में है और खर्चा 10 रुपये का आप कर रहे हैं। तो ये एक फिजिकल डेफिसिट की सिचुएशन है जो कि आपको कर्जेदार बनाती है, गवर्नमेंट को कर्जेदार बनाती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी बजट 2022 के लिए जो बातें बोली थी उनमें ये भी बात इन्होंने क्लियर कट समझाया था, बताया था, रिवील किया था कि फिजिकल डेफिसिट जो है हमारे मतलब ज़्यादा वाइडर रेंज में इस बार इन्होंने बताया। तो इसको लेकर के इन्वेस्टर्स के दिमाग में कहीं ना कहीं एक बात ज़रूर क्लिक कर रही होगी कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास फिजिकल डेफिसिट ज़्यादा है, जो कि होना नहीं चाहिए, इस केस में अगर वो बॉन्ड्स को सेल करती है आईआरएफसी के रूप में, तो फिर क्या उसको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? अगर लेना चाहिए तो जो इंटरेस्ट उसके ऊपर जो ये प्रोवाइड करने का प्रॉमिस करेंगे, जो कूपन जिसको बोलते हैं, क्या वो दे पाएंगे? बहुत तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। इन्हीं बातों को लेकर के एक बहुत बड़ा टेस्ट होगा एक तरीके से देखा जाए तो, राइट। और फिजिकल डेफिसिट एक ऐसा पैरामीटर होता है जो इंडिया के फ्यूचर इन्फ्लेशन को भी इम्पैक्ट करता है कहीं ना कहीं, और करेंसी रेट को भी इम्पैक्ट करता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडियन रेलवे को लेकर के बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली थी, जिसको लेकर के काफ़ी लोग जोश में हो सकते हैं, एंथुजियास्टिक भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी जो फिजिकल डेफिसिट है उसमें वाइडनिंग होना अच्छी बात नहीं है इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो आईआरएफसी एक फाइनेंसिंग आर्म है इंडियन रेलवे के लिए। और ये रोड शो भी इन्होंने ट्यूसडे के दिन इन्होंने किया था, ठीक है, ताकि ये ऑफ शोर यानी ऑफ शोर इशुएंस जो है ये 1 या 2 दिन के लिए लॉन्च कर सकें, ताकि ये $750 मिलियन, जी हाँ, $750 मिलियन ये रेज करना चाहते हैं ओवरसीज़ के इशुएंस के जरिए, ओवरसी इन्वेस्टर के जरिए। तो उसके लिए इन्होंने रोड शो भी किया था। ओके, आप ये देख सकते हैं आपके सामने, ये $750 मिलियन का अमाउंट ये रेज करना चाहते हैं, और 2 अलग अलग सीरीज़ के रूप में 10 साल का एक बॉन्ड होगा और एक बॉन्ड जो है होगा 30 साल का होगा, ठीक है। तो आईआरएफसी जो बॉन्ड्स होंगे 10 ईयर्स और 30 ईयर्स के होंगे, और इंडिकेटिव प्राइस गाइडेंस जो होगा दोनों सीरीज़ के लिए 170 और 230 बेसिस पॉइंट मार्क अप्स होगा, विच विल बी एडेड टू रेस्पेक्टिव यूएस ट्रेजरी बेंचमार्क्स, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड प्रोसीड्स हैं, इससे जो अमाउंट जनरेट होगा ये अपने बिजनेस पर्पस को इंक्रीज़ करने के लिए लगा सकते हैं, और इसके अलावा और कुछ इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको फंड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने साफ साफ बोला था बजट 2022 रिलीज़ करते समय कि ये चाहती हैं कि 2030 तक जो है इंडियन रेलवे बिल्कुल फ्यूचर रेडी रहे, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, और इसको लेकर के कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को ऐसा लग रहा होगा कि काफ़ी अच्छा कुछ हो सकता है। और डिपेंड करता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं इस बॉन्ड सेल प्रोसेस को किस नज़रिए से देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे आईआरएफसी की जो प्लानिंग है $750 मिलियन इन्वेस्ट रेस करने की, ये एक्सटेंड होकर के ऊपर भी जा सकते हैं, यानी $750 मिलियन से ज़्यादा ये अमाउंट रेस कर सकते हैं अगर इन्वेस्टर्स का या बॉन्ड बायर्स का रिस्पॉन्स अगर पॉजिटिव रहता है तो, राइट। ओके, तो आने वाले हफ्ते के लिए ये एक बहुत बड़ी खबर है, और आईआरएफसी जैसा कि आपको पता है इंडियन रेलवे को फाइनेंस करने के लिए ये एक इसका जन्म हुआ है,
और ये एक अपने आप में मोनोपोली है, इसके अलावा इस कोई दूसरा नहीं है इसका कॉम्पिटिटर जो इंडियन रेलवे को फंड कर सके। तो एक तरीके से देखिए तो यहाँ पे इसके अंदर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी हैं और आने वाले टाइम में डेफिनेटली ग्रो भी करेगा। राइट, तो अब आप क्वेश्चन करेंगे कि क्या आपको इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो देखिए, इट्स ऑल अप टू यू। लेकिन रही बात सिक्योरिटी की, तो मेरे हिसाब से ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक मोनोपोली मार्केट है, आईआरएफसी की अपने आप में मोनोपोली है और ये डेफिनेटली आने वाले टाइम में ग्रो करेगी। और अब बॉन्ड की अगर बात करें तो बॉन्ड में जो आपको कूपन रेट डिसाइड किया जाता है डेफिनेटली वो फिक्स्ड होता है और आपको एफडी जो होता है उससे ज़्यादा मिलता है। राइट, तो गवर्नमेंट बॉन्ड में अगर आप इंटरेस्टेड भी हैं तो आप चाहें तो अपने ब्रोकर के जरिए भी कर सकते हैं। इसके अलावा अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में इन्होंने एक चीज़ मेंशन करी थी कि जो है गिल्ट के रूप में आप चाहें तो गिल्ट अकाउंट खुलवा सकते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में और उससे डायरेक्टली आप बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आरबीआई की तरफ से पेश की जाने वाली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर ये बहुत बड़ा एक 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 रेजोल्यूशन है। राइट, तो आप दोनों तरीके से चाहें तो देख सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है, जो आपको लगे वो सही करिए। राइट, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा, अगर आपको लगा कि हाँ ये चीज़ जो है जेन्युइन है और सही है, ऐसा होना चाहिए, आप क्या सोचते हैं, किस तरीके से देखना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस इन्फॉर्मेशन। राइट, लाइक if you liked it, please give a thumbs up, and if you are interested to open Demat or trading account, there is a link for you in description box of this video. Click on that link to open your account in Upstox. See you next time with next video. Till then, take care.